सप्लायर सिलेक्शन एंड मैनेजमेंट हम पढ़ रहे थे, जिसके बीच में हमने कल थोड़ा सा शुरू उसको किया था कि सप्लाई चेन सस्टेनेबिलिटी एंड एथिकल सोर्सिंग कंसिडरेशन क्या होता है, इसकी क्यों ज़रूरत है और ये क्या काम करता है। तो सप्लाई चेन सस्टेनेबिलिटी का हमारे को इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हमने एक सप्लाई चेन को फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट तक हमने जो मटेरियल जो लेके जाना है, उसका अगर हमारे वो मटेरियल जो है हमारा सस्टेनेबल होगा, उसके बीच में क्या आ जाता है कि उस मटेरियल की पैकिंग किस हिसाब से कर रहे हैं, उसको ट्रांसपोर्ट किस हिसाब से कर रहे हैं, वो मटेरियल क्या है, इन सारी चीज़ों का जब हम कंसिडरेशन करते हैं तो वो आपका सप्लाई चेन सस्टेनेबिलिटी में आता है। ठीक है। और इसके अलावा अगर एथिकल सोर्सिंग में हम बात करें तो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो उसमें सोर्सिंग में ज़रूरी होते हैं कि हमने जो भी काम करना है वो थोड़ा ट्रांसपेरेंसी के साथ करना है, ऐसे नहीं कि हमने एक धोखाधड़ी वाला काम कर देना है। ठीक है। रिस्पॉन्ड जरूर किया करो। हाँ, चलिए, तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि सप्लाई चेन सस्टेनेबिलिटी एंड एथिकल सोर्सिंग कंसिडरेशन में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले आता है सस्टेनेबल मटेरियल्स, फिर आता है फेयर लेबर प्रैक्टिसेस, और उसके बाद आता है रिड्यूस्ड कार्बन फुटप्रिंट, कम्युनिटी एंगेजमेंट, और उसके बाद आता है आपके पास ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अच्छा, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सस्टेनेबल मटेरियल के बारे में कि सस्टेनेबल मटेरियल्स क्या होते हैं। तो कल मैंने वैसे आपको बता दिया था कि सस्टेनेबल मटेरियल क्या होता है, तो दुबे जी आज फिर से एक बार वो हो जाए एग्जांपल, सस्टेनेबल मटेरियल मतलब ऐसा जो मतलब इन्वायरमेंट को इफेक्ट ना करें, ये मतलब इन फ्यूचर जो है फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं उनका जो है लोग यूज कर पाए, इन्वायरमेंटल इफेक्ट, इन्वायरमेंट में ऐसा कोई इफेक्ट ना हो कोई एक जो हम एग्जांपल आप बताओ। जैसे सर कोई एग्जांपल बोले तो जैसे मान लीजिए इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्री में कोई ऐसा मटेरियल हम बना रहे हैं जिससे जो है एटमॉस्फेयर में ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस निकल रही है, अब वो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करती है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में, तो ठीक उससे है। जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा तो हमारा जो है फ्लड आ सकता है, कहीं पे साइक्लोन आ सकता है। तो ऐसा हमको मटेरियल यूज करना है कि जिससे इकोनॉमिक भी बढ़िया रहे और इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट ना पड़े। इस तरह का मटेरियल हमें मतलब कि सब्स्टिट्यूट में ढूंढना चाहिए एज कंपेरिजन जो हम फॉसिल फ्यूल बर्न करके जो है इन्वायरमेंट को लॉस ठीक करें। है। अच्छा, अगर इसके बीच में हम बात करें तो आपको एक चीज जरूर आपके माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए कि जैसे कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं, तो आजकल आपने देखा होगा कि हम इलेक्ट्रिक जो व्हीकल हैं उनका यूज कर रहे हैं, तो वो भी एक इको फ्रेंडली पॉइंट ऑफ व्यू से ही कर रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो अपने एग्जॉस्ट होते हैं, आपके गाड़ियों के एग्जॉस्ट होते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कार्बन निकलता है वहाँ से, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जहाँ से, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट जो है वो पॉल्यूट होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। ये भी उसके एक रीज़न है। उसकी उसको हमने रिड्यूस करने के लिए क्या किया, उसको रिड्यूस करने के लिए हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर दिए। अब मैक्सिमम आप इंडिया में देखोगे तो बहुत सारी जगहों पे जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए हैं, और कई कई जैसे दिल्ली सरकार ने तो ये भी बोल दिया है कि अब जो है जिसका BS4 का जो इंजन है, अगर वो होगा तो वो बैन कर दी जाएगी गाड़ी, उसको बॉन्ड कर दिया जाएगा गाड़ी को, वो अलाउड नहीं है। केजरीवाल ने आपने देखा ही होगा इन सारी चीज़ों को बचाने के लिए, ट्रैफिक से बचने के लिए उन्होंने क्या लॉन्च कर दिया था, उन्होंने ये लॉन्च कर दिया था कि आप इवन और ऑड सिस्टम की गाड़ी उन्होंने लॉन्च कर दी थी। ये सारी चीज़ें क्या है, एक एक इकोनॉमिकल
पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है, इको फ्रेंडली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है इन सारी चीजों को, कि हम जो है, और इसके बीच में एक और चीज आती है, जैसे कि मान लो हम कोई भी मटेरियल बना रहे हैं, उसका जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, बड़े लेवल के ऊपर कर रहे हैं उसका प्रोडक्शन। जैसे बड़े लेवल के ऊपर हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए हमारे को मटेरियल लगता है, ज़्यादा ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है हमारे को। अब जैसे कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बनाने के लिए हम अगर एक्स्ट्रा मटेरियल का यूज़ करेंगे तो वो मटेरियल ख़त्म हो जाएगा। लाइक अगर हमने यूज़ करना है तो हम रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज़ करें, लाइक सन का यूज़ करें, हम इसका यूज़ करें आपके जैसे कि पैनल्स हो गए हैं, सोलर पैनल्स हो गए, ये सारे क्या हैं, इको फ्रेंडली हैं ये, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये हो गया कि हमने मटेरियल को सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद हम क्या करेंगे कि फेयर लेबर प्रैक्टिस जो है वो होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो इसमें एक पहली बात आती है कि जो लेबर है उसके साथ भी हमारा बॉन्ड जो है वो अच्छा होना चाहिए। और बॉन्ड कैसे अच्छा हो सकता है? बॉन्ड अच्छा हो सकता है अगर हम लेबर को उसके फेयर प्राइस देते हैं। फेयर प्राइस का मतलब ये है कि हम ना तो लेबर को ज्यादा दे रहे हैं ना लेबर को कम दे रहे हैं, जो भी प्राइस है, जो उसका प्राइस बनता है वही हम उसको दे रहे हैं। चाय पियोगे? ठीक, तो मैं पी लूंगा ना। ठीक, तो कि जो उसके फेयर प्राइसेस बन रहे हैं, लाइक कि ना तो हमने उसको ज्यादा देना है ना उसको कम देना है, जो उसका बन रहा है हमने उसी को उसको उतना ही देना है। अब देखो, इसका ये जो फेयर लेबर प्राइस है इसका बहुत बड़ा रोल है, इसका इतना बड़ा रोल है, इतना मेजर रोल होता है इसका, कि ये बहुत सारी चीजों में गड़बड़ पैदा कर देती है अगर ये नहीं होगी तो। जैसे कि आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कई बार ऐसा देखा होगा कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, अगर वो अपनी लेबर को सही टाइम के ऊपर सही पैसा नहीं देते हैं, या पैसा देते हैं तो कम देते हैं, तो उसकी वजह से जो है लेबर जो होती है उनसे रुस्वाहट हो जाती है, उनके बीच में एक डिस्प्यूट बन जाता है कि हम नहीं करेंगे इसके साथ काम। तो अगर फेयर प्राइस है, अगर वो फेयर फेयर उसको लेबर की कॉस्ट दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, जितने उनके बन रहे हैं उनको मिल रहे हैं, तो आपके साथियों उनका बॉन्ड जो है वो अच्छा रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब इन सारी चीजों को करने के बाद उसकी एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये बनती है कि जहां पे वो काम हो रहा है उसके उस वर्क प्लेस के ऊपर जो है वो सेफ्टी भी होना चाहिए, वो सेफली होना चाहिए। अब एक तो वर्क सेफ्टी के अंदर ये आ जाता है कि उसके उसके क्या असेसरीज रहते हैं, क्या क्या असेसरीज, जैसे कि हेलमेट वगैरह, जैसे कि हमने कई बार, अब हम बोर हो चुके हैं इनको पढ़ पढ़ के, कि कई बार मतलब हमने इस बात को डिस्कस कर लिया है कि उसके लिए असेसरीज जैसे हम देते हैं कि हेलमेट देते हैं उसको, ये सारी सेफ्टी बेल्ट देते हैं या ग्लव्स वगैरह देते हैं, एक तो वो चीज़ होगी। लेकिन वर्क प्लेस का मतलब क्या है कि हेल्दी इन्वायरमेंट में जो है उस चीज़ का प्रोडक्शन किया जाए, उस चीज़ को उसका काम किया जाए। अगर वो हेल्दी इन्वायरमेंट में लेबर नहीं करेगी उस काम को तो वो उनको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो नहीं है कंफ्यूजन। अच्छा, नहीं, फेयर लेबर प्रैक्टिस में चाइल्ड इसीलिए नहीं आ रहा है। आप इस बात को इस तरीके से समझ के देखो कि हम यहाँ पे उस एक्ट की बात नहीं कर रहे हैं कि हमने बच्चों को, हमने कितनी उम्र के बच्चों को रखना है। फेयर लेबर प्रैक्टिस का मतलब ये है कि हमने उनको जो दाम देना है वो कितना दाम देना है, कितने उनके जो बन रहे हैं पैसे वो देने हैं, और क्या है वो वहाँ का जो वर्क प्लेस है वो हेल्दी होना चाहिए, ये आता है। और अगर एक्ट की बात करते हैं तो एक्ट की अगर हम बात करेंगे तो वो एक अलग सिनेरियो रहता है
उसके अंडर ये आता है कि भाई वो अडल्ट जो है भाई वो होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि कोई किसी 14 साल के बच्चे को हम रख दे रहे हैं, है ना। वो टेंडरिंग के अंडर आ सकता है, इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, पर हाँ अगर एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे उसको तो वो जरूर आ जाएगा। सही लेबर प्रैक्टिस में हम ये भी तो करते हैं ना कि मतलब फेयर लेबर प्रैक्टिस जो रहा है, हम्म। तो हम इसमें जैसे मतलब कि लेबर से वर्क सही कराते हैं, हाँ ये भी आता है, बिल्कुल ये पॉइंट भी मिस नहीं होना चाहिए था। सही वर्क कराने बिल्कुल से सही पकड़े हो कि ये भी आ रहा है कि जो एक तो ये है कि सही इन्वायरमेंट में काम करना है, एक तो वो है कि उसको सही पैसे देने हैं। अब अगर हम सही पैसे दे रहे हैं तो सही काम भी लेना है। सही काम कराने का मीन्स जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पे एथिकल सोर्स कंसिडरेशन मतलब हमारा काम क्या है कि जैसे बारूद बनाना है तो वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अंदर रहेंगे तभी ना हम काम कर सकते हैं। अब हम इन मतलब लेकिन जो इसका यही नहीं है कि गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं ना हम। मेरा ये कहने का कि जैसे जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं बिना किसी एथिकल कोड बिना किसी मतलब अब गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को ब्रीच किए भी नहीं करते हैं, वो ब्रेक नहीं एक करते हैं। लेबर उनके अंडर ही में वर्क करते हैं, तो लेबर से जो है प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जो हम वर्क करवा रहे हैं तो वो वर्क जो है लेबर करेगा तो वो एज ए मतलब जो गवर्नमेंट के रूल्स नॉर्म्स होते हैं उसके अंडर में ही रहकर करेगा, उसके बाहर नहीं जा सकता। जैसे मान लीजिए कि हमें कोई केमिकल ही बनाना है तो उस केमिकल हो सकता है कि हमें जो है उससे पॉइजनस गैस निकल रही हो, तो वो मतलब कि गवर्नमेंट का एक रूल्स होगा कि भाई हमें ये चीज़ बनानी तो है बट इस इतनी ही तक बनानी, इससे ऊपर नहीं जाना है। तो ये प्रैक्टिस भी अगर हम लेबर से करा रहे हैं मतलब उसके अंदर जो जैसे कि हम उसको यूज़ कर रहे हैं, जब हम उसको बना रहे हैं तो उसके ड्यूरेशन के टाइम के ऊपर हमने ज़्यादा शार्पनर्स का यूज़ नहीं करना है, हमने उन चीज़ों का यूज़ नहीं करना है जो इन्वायरमेंट को जो है वो इफ़ेक्ट कर सकती हैं। हाँ जैसे हाँ तो ये इको पहले आ गया ना, उसमें इको फ्रेंडली में आ गया, आप यहाँ पे आ गए हैं हम। जैसे मान लीजिए कि हम जंगल को मतलब कि जंगल को काटना जो है एक तरह से गवर्नमेंट के रूल्स में नहीं आता है, एनजीटी ये सब चीज़ें लग जाती हैं, गवर्नमेंट बोलती नहीं काटना है, ट्राइबल्स काटेंगे। तो अब ये लेबर प्रैक्टिस हम गलत करा रहे हैं, अगर हम जंगल कटवा रहे हैं तो लेबर प्रैक्टिस गलत करवा रहे हैं लकड़ी काट लेने के लिए अपने यूज के लिए, हम उनसे जो है गलत काम करवा रहे हैं। हम्म। ये चीज़ बोलना चाह रहा हूँ मैं कि शायद अच्छा, मतलब आप बोल रहे हैं कि सही काम करवाना है, हाँ उनसे सही काम कराना है। सही काम करवाना है, मतलब फेयर लेबर प्रैक्टिस का ये वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं कि हमने जो काम करवाना है वो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही होना चाहिए, या रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली जो है वो फिट होना चाहिए, गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंगली जो है वो सही होना चाहिए, उससे जो है कोई हिट नहीं होना चाहिए, इन्वायरमेंट भी हिट नहीं होना चाहिए, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन भी हिट होना नहीं चाहिए, या उससे कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होना चाहिए जो हमारे वाटर टेबल को इफेक्ट कर दे। यही कह रहे हैं आप? हाँ या कुछ ऐसे केमिकल्स का यूज ना करें हम जिसकी वजह से जो है वो पॉइजनस इतना ज्यादा हो जाए कि हमारे को उसको टेक ओवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाए। यही। हाँ ये भी आ जाता है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो रह जाती हैं। ठीक है, कि मतलब इसके और भी कई सारे एंगल हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपको सही तरीके से वो चीज समझ आ गई, अगर आपने पकड़ ली है बात तो मतलब आपको समझ आ गई है। हाँ ठीक है, चलो। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं रिड्यूस्ड कार्बन फुटप्रिंट की। तो दुबे जी कल हमने शायद डिस्कस किया था इसको, है ना। इसको भी बताओ जरा एक बार क्या है। चलो पहले आप रहने दो, आप तो बता ही दोगे। हर्षित जी कुछ सर भी जैसे कि एक देखो, ऑटोमोबाइल के आप सेक्टर में पीपीटी निकल के आए। अंदर देख सकते हैं कि इसके हाँ ऊपर आइकन बना हुआ है, हाँ जैसे तो सोलर उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। हाँ सोलर पैनल हम यूज कर सकते हैं सर जैसे इंडस्ट्रीज में
बात करी जाए तो जैसे कार्बन एमिशन कम हो सकते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इस तरीके से हम कार्बन को रिड्यूस कर सकते हैं सर एनवायरनमेंट के लिए। अच्छा, थोड़ा बहुत कोई और कोई, चलो ठीक है, इतना हो गया। आप बताओ राज। ग्रीन एनर्जी जैसे कि सोलर एनर्जी से खाना भी पका सकते हैं, इससे गैस का भी बचत होगा। हाँ ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी का भी सेविंग होगा उसमें। हाँ, अच्छा, इसके अलहदा भी कुछ सोचो। इसके अलावा भी कुछ और सोचो। हाँ, पीछे अविनाश, ये जो पहले वाला आइकन बना है इसको नहीं, क्या आप गैस कर पा रहे हो? हाँ, नाइस, सही पहचाना। विशाल। जैसे कुछ जैसे प्लास्टिक्स वगैरह का पैकेजिंग मटेरियल में प्लास्टिक का ना यूज करके सर हम लोग जैसे कॉटन बैग्स का यूज करेंगे, या तो फिर सर कार्डबोर्ड या फिर कार्टून्स वगैरह का यूज करेंगे फॉर ट्रांसपोर्टेशन, जिससे कि कार्बन इमिशन कम होगा। ठीक है, हाँ दुबे जी कुछ बचा? सर देखिए, कार्बन फुटप्रिंट तो पहला होता है जो मतलब कि हमारा इंडस्ट्रीज से या कोई प्रोसेस या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती है उसमें से ग्रीन हाउस गैस निकलता है। अब वो ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण होता है, तो उसको हमको कम करना है। ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर भी आ जाते हैं। तो अब इसको कम करने के लिए हम जा सकते हैं ग्रीन फील्ड में, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन जो कि अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है फ्यूल के लिए हो गई, आपकी सीएनजी में हम जा सकते हैं, और सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसमें जो है एलएनजी में जा सकते हैं, और लेकिन रिसाइकल में जा सकते हैं। लेकिन अगर अगर हम सीएनजी में भी जाएंगे तब एज भी कंपैरिजन सर क्या होता है कि कंपैरिजन फॉसिल फ्यूल के कंपैरिजन में उसमें पोल्यूशन कम निकलता है एज पॉल्यूशन तो खैर कम निकलता है, पर ये है कि वो थोड़ा हार्मफुल अपने लिए ज्यादा रह सकता है, नहीं आपको सर, पता ही है। इसमें मीथेन सिर्फ मीथेन गैस होती है, और एक और होती है कुछ परसेंट होती है शायद मीथेन होती है, आइसोब्यूटेन। ठीक है, तो मतलब एज कंपैरिजन फॉसिल फ्यूल के कंपैरिजन में कम जो है कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होता है। ठीक है। और क्या ये एलएनजी जो है आपका लिक्विफाइड नेचुरल एक गैस मैंने है। कल और दिया था आपको एग्जांपल, भट्टे का शायद। हाँ वो, और ये इलेक्ट्रिसिटी जो हम सोलर प्लांट से यूज कर रहे हैं, हाँ तो जियो मतलब थर्मल। आपको समझ आ गया है तकरीबन, है ना? और कुछ मतलब बचता है तो बताओ, अच्छी बात है, ऐसे बताया करो। और कुछ, बता दें, और कुछ बचा? जियो थर्मल एनर्जी हो गई, हम अच्छा, इसका यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ। टाइडल पावर प्लांट का यूज करके जो है हम टाइडल, जैसे हमारा मून के ग्रेविटी से जो है टाइडल जनरेट होता है, विंड टरबाइन का यूज करके जो है हम एनर्जी यूज कर सकते हैं। और और रिसाइकल मटेरियल यूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं मटेरियल जैसे प्लास्टिक, ये सब, इससे कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं। और भी कई चीज़ें हैं, जैसे न्यूक्लियर में तो नहीं, न्यूक्लियर से तो मतलब न्यूक्लियर में रेडियो एक्टिविटी जाता है, इसलिए न्यूक्लियर को सब पेड़ पेड़ नंबर ऑफ कार्बन फुटप्रिंट को कम करने का एक और वो है। कार्बन जो मतलब हमारा क्या होता है ना कि कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन करके एक टर्म होता है, उसमें क्या रहता है कि जो हमारा कार्बन होता है उसको सी के अंदर से लेते हैं, जिससे क्या किसके होता है अंदर? सी 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 समुद्र में। हाँ, तो उससे क्या होता है, कार्बन जो होता है ना पूरा एकदम अंदर ही रह जाता है, ऊपर नहीं होता। डाइल्यूशन का एक पार्ट है, हाँ, मिला देते हैं उसको, डाइल्यूशन कर तो देते हैं उससे भी उसको। कार्बन फुटप्रिंट उससे भी कम होता है। हाँ ठीक है। सर इसमें प्लांटेशन भी आएगा? नहीं, प्लांटेशन नहीं है। प्लांटेशन भी आ सकता नहीं, प्लांटेशन का मतलब ये है कि रिड्यूस करना है हमने कार्बन फुटप्रिंट है। को। हाँ तो कार्बन ही रिड्यूस कर। नहीं वो ठीक है, पर प्लांटेशन जो है ना, प्लांटेशन एक एक वे हो सकता है
कि उस चीज को हमने जब कंट्रोल करना है, हमने वातावरण को साफ करने के लिए एक प्लांटेशन कर सकते हैं। नहीं सर, कार्बन कार्बन से जो है। नहीं, रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट में ना मतलब आप जो मटेरियल है, आप मटेरियल से रिलेटेड बात कर रहे हैं ना। तो अगर अगर आप पेड़ों की बात कर रहे हैं, उससे तो ऑटोमेटिकली है कि भाई हो जाएगा, लेकिन उससे मटेरियल के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। आपने मटेरियल को भी तो कंट्रोल करना है ना। आप बात कर रहे हैं मटेरियल के सिनेरियो से। मैंने ऐसा इसीलिए कहा कि ऐसा नहीं है कि उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो पड़ेगा, लेकिन आप मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि हम वो मटेरियल यूज करेंगे या उस मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन इस तरीके से करेंगे कि उसमें जो है वो पैकेजिंग जो है उसका भी कोई इफेक्ट ना हो, उससे भी रिड्यूस कार्बन हो, उसमें कुछ ऐसा मटेरियल ना यूज करें, पॉलीथीन्स ना यूज करें जिसको हमारे को डिस्पोजेबल करना ज्यादा मुश्किल हो जाए, डिस्पोजल करना मुश्किल हो जाए, है ना। क्योंकि आपको पता है कि पॉलीथीन ऐसे, जैसे हिमाचल प्रदेश जैसे स्टेट में पॉलीथीन बंद है, और ये बहुत सारी जगहों पे ऐसा होने की संभावना हो रही है, क्योंकि इसकी वजह से कचरा बहुत ज्यादा हो जाता है, मच्छर वगैरह होने का बहुत ज्यादा चांसेस, बीमारियां होने के ज्यादा चांसेस, बहुत सारी चीजें हैं उसमें इंक्लूडेड। अच्छा, अब ये तो आ गया पैकेजिंग की बात। अब इसको ठीक करने के लिए अपने पास एक जो प्रॉपर सोर्स है कि हम ग्रीन एनर्जी का यूज करें या रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करें, लाइक कि हम सन का यूज करें। अगर सन सन जो है हमारे पास इतना बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है, जिसके थ्रू क्या हम सोलर पैनल का यूज कर सकते हैं, विंड एनर्जी का हम यूज कर सकते हैं, है ना। ये सारी चीजें क्या करेंगे, ये सारी चीजें ऐसा करेंगी कि इनकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट को जो है वो कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर अब इनका इनकी बात क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो कार्बन जहां से निकलता है वो हमारे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जहां पे बनती है ना, उस इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए जितना सारा कार्बन जो कंटेंट निकलता है ना, वो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है हमारे को। अच्छा चलिए, मैं हम ये बात कर रहे हैं तो आप ये बताइए मेरे को, इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किसके थ्रू की जाती है? ठीक, अच्छा, तो ये सारी चीजें जो है हमारे को, इन सारी चीजों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए जो है, अगर हम इनके ऊपर कंट्रोल रखेंगे तो रिड्यूस जो होगा वो कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने पॉइंट्स रखते हैं। अगर हम सभी ऐसे पॉइंट्स रखने लगे तो एक क्लास में हम कम से कम 4 से 5 पॉइंट रख सकते हैं, 5 से 10 रख सकते हैं, 10 से 12 रख सकते हैं, जितने बच्चे हैं उतने रख सकते हैं। सबके दिमाग में आइडियाज जो है वो क्रिएट होने चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि कम्युनिटी एंगेजमेंट की। अच्छा, अगर इसकी बात करें हम तो इसमें यह है कि अगर हम किसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को लेके आ रहे हैं या किसी इंडस्ट्री का वहां पे फॉर्मेशन कर रहे हैं, वहां पे कोई काम कर रहे हैं या इस सप्लाई चेन को चला रहे हैं, उसके उसके टाइम के ऊपर जो है हम क्या कर सकते हैं, हम रोजगार दे सकते हैं, है ना। रोजगार अगर हम देंगे तो उससे क्या होगा, जो एजुकेटेड जो पीपल हैं, जो एजुकेटेड जो बच्चे हैं, वो उनको रोजगार मिलेगा, तो उससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगी। ठीक है, और इसके अंडर क्या आएगा कि इसकी वजह से जो है हम फर्स्ट एड जैसी चीजें, लाइक हम हेल्थ जो है वो अच्छी कर सकते हैं, हेल्थ कम्युनिटी सेंटर्स वगैरह खोल सकते हैं। इसके अंडर क्या क्या आता है कि इसी 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 के अंदर आता है कि आप ऐसे ऐसी चीज़ों का यूज़, ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स का यूज़ कर सकते हैं जिसके जिसकी वजह से आपकी डेवलपमेंट बढ़ रही हो, आपकी ग्रोथ हो रही हो। ठीक है, और कुछ दो पेजी इसके अंदर। सर इसमें कम्युनिटी एंगेजमेंट जैसे मान लीजिए, कम्युनिटी का मीन्स होता है कि मतलब एक इंडिविजुअल कोई व्यक्ति की फैमिली है, फैमिली से एक मोहल्ला बना, कॉलोनी बनी, वो कॉलोनी क्या हो गई, कम्युनिटी हो गई। वो कम्युनिटी जो है एक मिलकर जो है कोई भी चीज कर रही है, जैसे मान लीजिए आप पढ़ाने की बात करें, ये स्कूलिंग हो गया, कोई जो है इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है, कोई जो है टिफिन का वो खाना बनाने का काम कर रहा हम्म, है,
ये अलग अलग है। अब यहाँ पे सप्लाई चेन के लिए है, तो सप्लाई चेन में कम्युनिटी बनाना है। तो एक मतलब कि सभी का सर्व सहमत सर्व विकास, वही चीज है कम्युनिटी। हाँ कि सभी का साथ रहेगा तो विकास भी उसके हिसाब से आगे बिल्कुल। अच्छा, इसके अंडर एक कुछ और चीजें आती हैं, जैसे कि एक तो ये है कि हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, हॉस्पिटल्स बना सकते हैं, लेकिन कम्युनिटी एंगेजमेंट का मतलब ये है कि हमने एंगेज करना है कम्युनिटी को। समझ रहे हो कि अगर हमारे पास हमने कोई बड़े लेवल के ऊपर काम करना है तो हम क्या करेंगे, हम एक दो बंदे काम नहीं कर सकते, एक दो बंदे पूरी उसको कम्युनिटी को नहीं संभाल सकते, या उस काम को नहीं, उसको रोजगार को नहीं संभाल सकते। उसके लिए हमारे को क्या चाहिए होगा, उसके लिए हमारे को सर्वसहमति और ज्यादा योगदान चाहिए होगा, कि ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी हमारे को। अब अगर ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें ज्यादा लोग एंगेज होंगे, ज्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी उसमें। अगर ज्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो उनका विकास भी तो हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। और अगर एक तो है रोजगार के माध्यम से, एक है कि अगर हम एक इंस्टीट्यूट बनाते हैं, एक स्कूल बनाते हैं, तो उसके थ्रू क्या है, उसके थ्रू बच्चे एजुकेट होंगे, ठीक है, एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा। अगर हम एक हॉस्पिटल बनाते हैं तो हमारे आसपास के लोगों के लिए वो एक हेल्थ केयर सेंटर बन जाएगा, जिसकी वजह से लोग फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, ठीक है। तो ये सारा क्या है कि कम्युनिटी जो है वो आपको कम्युनिटी को एंगेज करना है इसके थ्रू, जो है सप्लाई चेन के एक एथिकल सोर्स कंसिडरेशन के अकॉर्डिंगली, कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली जो है आपने काम करना है, और आप कम्युनिटी को भी जो है एंगेज कर सकते हैं। अगर आप सही तरीके से काम करते हैं तो आपको योगदान की भी जरूरत होती है, और योगदान उसी को मिलता है जो सही काम करता है, ठीक है। सर इसमें ये भी तो आ सकता है ना सर कि हम लोग एक कम्युनिटी या ग्रुप बनाकर लोगों को अवेयर करेंगे अबाउट एनवायरनमेंट। हाँ बिल्कुल, ये भी आता है कि जो कम्युनिटी जो कम्युनिटी है जो वहां पे काम कर रही है, जो अवेयर है उस उस सस्टेनेबल मटेरियल के लिए वो अवेयर हो चुकी है, उनको पता लग गया है। जैसे कि ये बड़ा ही अच्छी, बहुत बहुत ही अच्छा पॉइंट था ये तो मतलब मैं खुश हुआ इस पॉइंट से आपके। हाँ, अगर इसकी बात करें हम, तो इसमें ये आता है कि अगर हम अवेयर हुए हैं, जैसे कि हम एजुकेशन की बात करते हैं, आज हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि उनके लिए एटलीस्ट ग्रेजुएशन करना बहुत जरूरी है, बहुत अहम है, तो हम लोगों को भी अवेयर करते हैं, जनरल अवेयरनेस फैलाते हैं। लाइक एक मटेरियल की बात करते हैं हम, तो हम बोलते हैं कि जी अब सोलर पैनल चल पड़े हैं, अब हमारे को इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करना चाहिए, तो वो चीज सिर्फ हमारे तक ना रहे, उसको जो है लोगों को अवेयर भी करवाना है इससे। ये बिल्कुल सही बात है। नाइस। सर कम्युनिटी एंगेजमेंट में इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में दो तीन डिपार्टमेंट है वो इन्वॉल्व है उसमें। कहने का मतलब इंडियन आर्मी हो गई सर, तो इंडियन आर्मी के अंदर उनका खुद का एक हॉस्पिटल, मतलब जो उनका स्टाफ रहता है, कुछ हॉस्पिटल का भी डिपार्टमेंट रहता है, उनकी कुकिंग के लिए भी डिपार्टमेंट रहता है। तो क्या कम्युनिटी एंगेजमेंट के अंदर आ सकता है ये सब? कम्युनिटी एंगेजमेंट के अंडर आ सकता है, वो एक अलग सा सिनेरियो हो जाता है। कम्युनिटी एंगेजमेंट में आप, वैसे तो आ तो रहा है, पर आप ना उसको थोड़ा अलग वे में देखो, कि वो सिर्फ एक आर्मी के पर्पज से ही हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, आर्मी का पर्पज अलग होता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा रहता है, सिनेरियो रहता है कि जैसे कि, और जो आपकी आर्मी होती है ना, आर्मी के लिए जो बनता है वो सिर्फ आर्मी के लिए ही बनता है, उधर उसके लिए कोई अलग यूजेज नहीं रहती है, उसको आप सिविलियंस उसको यूज नहीं करते हैं, उनकी अपनी एक बॉन्डेज होती है,
अपनी कुछ उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे डिजास्टर में ये चीज हो सकती है, जैसे डिजास्टर हाँ, उस टाइम पे ये हो सकता है कि आर्मी कैंप जो लगे और उस टाइम पे जो है वो अवेयर करें, डिजास्टर मैनेजमेंट जो होती हैं वो आपको जो है वो रेस्क्यू करती हैं, वो करती हैं, अवेयर करती हैं कि आपको तूफान आने वाला है या ये आने वाला है, आपको अब वेदर बहुत खराब होने वाला है, ये सारी चीज़ों का अवेयरनेस उस तरीके से फैला सकती हैं। लेकिन अगर एक हॉस्पिटल की बात करते हैं तो मतलब थोड़ा कम हो जाता है। हाँ, अवेयरनेस जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, रेस्क्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक है। नहीं तो रेस्क्यू में तो होता भी है, एक टेलीकॉम के पास लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? नहीं तो रेस्क्यू में भी तो सप्लाई चेन करना पड़ता है, किसी व्यक्ति बिल्कुल को खाना देना है, किसी व्यक्ति को उठा के दूसरी जगह रखना है, ये बिल्कुल सब सप्लाई चेन। बिल्कुल। हाँ, ये हाँ, जब रेस्क्यू करते हैं तो रेस्क्यू में भी तो करते हैं हम कि यहाँ से वहाँ जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए खाना पहुँचाना है, लेकिन उसके लिए एक रेस्क्यू टीम बनाई जाती है जो कि क्या करती है, हेलीकॉप्टर के माध्यम से जाती है या किसी बोट के माध्यम से जाती है, कार के माध्यम से जाती है, वहाँ तक खाना पहुँचाती है। वो भी एक कम्युनिटी है, वो भी एक कम्युनिटी एंगेजमेंट है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब बात आती है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की, कि भैया हमने क्या है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है कि जो मटेरियल जो कुछ भी हम बनाने वाले हैं, जिस सप्लाई चेन को हम यूज करने वाले हैं, उसमें जो है हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, उसको सही तरीके से ट्रांसपोर्ट करें, उसको सही तरीके से बनाएं, उसको सही तरीके से यूज करने का तरीका बताएं और उसको सही तरीके से पहुंचाएं। इसमें जो है एक ट्रांसपेरेंसी रहती है कि हम क्या करेंगे, हम अपनी एक पारदर्शिता रखेंगे कि भैया हमने जो हमने जो मटेरियल जो है वो यूज करना है, जो जो हमारे को मटेरियल सप्लाई चेन के लिए लेके जाना है, जैसे कि सप्लाई चेन चलती है, जैसे कि हम डिलीवरी ही करते हैं, एक एक जगह से दूसरी जगह को मटेरियल जाता है, तो उसमें एक ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए कि हाँ इतने टाइम तक वो पहुंच जाए, या उसके अंडर आता है कि वो मटेरियल सही तरीके से ट्रांसपोर्ट हो, उसमें कोई टूट फूट ना हो, ठीक है, वो सही तरीके से यूज हो, ये सारी इसमें आती है। और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उसको समझना चाहिए कि हाँ हम जो भी करेंगे, अगर हम कोई कम्युनिटी बना रहे हैं तो एक सही कम्युनिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे कि दुबे जी बात कर रहे थे कि हम जो हैं ऐसा नहीं करेंगे कि जंगल काटने लग जाएंगे, वो हम वही काम करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और जो रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली सही है, उसके प्रति, कानून के प्रति हम जो है एक ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस ट्रांसपेरेंसी में क्या आता है, इस ट्रांसपेरेंसी में मतलब इंक्लूडेड जो ऊपर सारे फैक्टर्स थे अपने पास, कि मटेरियल जो है वो इको फ्रेंडली, मटेरियल को इस तरीके से यूज करना है कि वो कम्युनिटी के अंडर भी आए, कम्युनिटी भी उससे चले, और ऐसा भी ना हो कि उसको जो हम मटेरियल को जो बनाने वाले हैं उसके कार्बन फुटप्रिंट ना हो, उसके कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा हो, रिड्यूस होने चाहिए। सारी चीज़ों का जो है हमारे को ख्याल रखना है इसमें, वो ट्रांसपेरेंसी में आता है। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है।